नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार कोरोना क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान विषय लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में जैव विविधता पढ़ रहे थे और जैव विविधता से ही संबंधित आज का प्रश्न है। आज का सवाल है कि जैव विविधता का संरक्षण कितनी विधियों से किया जाता है। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को लिखने का कार्य करेंगे। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड की परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैव विविधता का संरक्षण कितनी विधियों से किया जाता है, यह आपका सवाल है, त्रिउत्तरीय सवाल है। सभी लोग आराम पूर्वक इसे लिखने का कार्य करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण मुख्यतः दो विधियों से किया जाता है। प्रश्न है कि जैव विविधता का संरक्षण कितने विधियों से किया जाता है। उत्तर दीजिएगा कि जैव विविधता का संरक्षण मुख्यतः दो विधियों से किया जाता है। पहला है स्वस्थानिक संरक्षण और दूसरा है बाह्य स्थानिक संरक्षण। स्वस्थानिक इन सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानिक एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये आप लोग 10वीं कक्षा में भूगोल विषय में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जैव विविधता का संरक्षण कितने विधियों से किया जाता है? दो विधियों से किया जाता है, पहला स्वस्थानिक और दूसरा बाह्य स्थानिक। पिछले वीडियो में आप पढ़े थे कि जैव विविधता क्या है। तो प्रकृति प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। तो यहाँ पे सवाल आपका क्या है कि जैव विविधता का संरक्षण बचाव कितने विधियों से किया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर आएगा कि जैव विविधता का संरक्षण मुख्यतः दो विधियों से किया जाता है। पहला है स्वस्थानिक और दूसरा है बाह्य स्थानिक। अब स्वस्थानिक संरक्षण किसको कहते हैं, याद रखेंगे इसको। स्वस्थानिक क्या है? संपूर्ण पारितंत्र का सुरक्षा प्रदान करना ही, अर्थात संपूर्ण पारितंत्र को बचाना ही, संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षा प्रदान करना ही स्वस्थानिक संरक्षण कहलाता है। परिभाषा याद हो गया होगा। संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है? स्वस्थानिक संरक्षण। इसमें एक वर्ड आया है पारितंत्र। पारितंत्र को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, इकोसिस्टम। पारितंत्र को पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, इकोसिस्टम। पारितंत्र क्या है? तो पिछले वीडियो में बताए होंगे कि पारितंत्र की परिभाषा जैविक प्लस अजैविक, यानी जैविक और अजैविक के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? पारितंत्र। जैविक के अंतर्गत सजीव भाग लेता है और अजैविक के अंतर्गत निर्जीव भाग लेता है। अर्थात जैविक और अजैविक घटक के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। तो ये जो पूरा पारितंत्र है, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इस पूरे इकोसिस्टम को सुरक्षा, संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है? स्वस्थानिक संरक्षण। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहें कि शेर को सुरक्षा प्रदान करना है, बाघ को सुरक्षा प्रदान करना है, जितने ही प्रकार के जीव जंतु है उसको सुरक्षा प्रदान करना है, तो अगर बाघ को बचाना होगा, शेर को बचाना होगा, तो हम लोगों को क्या करना होगा? वनों की कटाई करना होगा कि वनों का संरक्षण करना होगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर से भली भांति आप लोग अवगत हैं। अर्थात सबसे पहले जैव विविधता का संरक्षण कितने विधियों से? दो विधियों से, स्वस्थानिक, बाह्य स्थानिक। इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। स्वस्थानिक संरक्षण देकर के डैश। संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है? स्वस्थानिक संरक्षण। अब एग्जाम्पल दीजिएगा, उदाहरण, कि अगर बाघों को बचाना है, उदाहरण देकर के, अगर बाघों को बचाना है तो पूरे वन की सुरक्षा करनी होगी। और जैव विविधता को बचाने के लिए पूरे विश्व में कुल हॉट स्पॉट की संख्या वर्तमान में 35 है। वर्तमान में कितना है? 35 है। ये 2013 का आंकड़ा है। और अगर आप अपने किताब में देखिएगा तो कुल हॉट स्पॉट की संख्या 34 दिया होगा। तो याद रखेंगे, कुल हॉट स्पॉट की संख्या वर्तमान में 34 है। और सवाल आपसे सवाल यही उठेगा, सर ये हॉट स्पॉट क्या है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग।
तो जैव विविधता को बचाने के लिए विश्व में कुल 35 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें भारत में कुल 4 है। भारत में कुल 4 है। अच्छा, अब ये तो संपूर्ण पारितंत्र की व्याख्या हम लोगों ने स्वस्थानीय संरक्षण के बारे में 4 से 5 लाइन ये लिखा कि संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, तो उसके प्राकृतिक आवास, जहां उसका मूल आवास है, उसी आवास पर, मूल स्थान पर अगर उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, स्वस्थानीय। स्व का मतलब ही होता है खुद, अपना, और स्थानीय का मतलब स्थान। उसके मूल स्थान पर, उसके अपने स्थान पर ही सुरक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। और जैव विविधता को बचाने के लिए विश्व में कुल वर्तमान में 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें वर्तमान में भारत में इसकी संख्या कितनी है, 4 है। और वो कौन कौन है? जो प्रश्न बनेगा, अगला प्रश्न बनेगा कि हॉटस्पॉट क्या है, तो उसमें मैं इस प्रश्न का व्याख्या करूंगा। अब ये हो गया स्वस्थानीय संरक्षण हो गया। अच्छा, तो ये तो स्वस्थानीय संरक्षण हो गया। अब चलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण किसको कहते हैं? सबसे पहला बिंदु कि जैव विविधता का संरक्षण कितने विधियों से? 2 विधियों से। स्वस्थानीय की व्याख्या हम कर दिए। अब आगे चलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण में हम क्या लिखेंगे कि संपूर्ण पारितंत्र में, ये जो संपूर्ण पारितंत्र है, पूरा का पूरा पारितंत्र है, इसमें अगर कोई जीव जंतु संकट या आपत्तिग्रस्त की श्रेणी में रहता है, संकटग्रस्त की श्रेणी में रहता है, तब उसको मूल आवास से हटा करके, जैसे इसमें आपने क्या किया कि कोई भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा, उसको मूल स्थान पर, मूल आवास पर जहां था वहीं पे आपने सुरक्षा प्रदान किया। लेकिन बाह्य स्थानीय का मतलब क्या हो गया? बाह्य का मतलब हो गया बाहर, स्व का मतलब अपना, खुद। तो यहाँ पे बाह्य स्थानीय का मतलब, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे कि बाह्य स्थानीय संरक्षण में संपूर्ण पारितंत्र में जब कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा संकट या संकटग्रस्त की श्रेणी में रहता है, आपत्तिग्रस्त की श्रेणी में रहता है, तो उसे मूल स्थान से हटाकर उसे राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान में सुरक्षा प्रदान किया जाता है, जिसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। अर्थात सिंपल सी बात है जी, बाह्य स्थानीय में अगर उसका मेन जो आवास होगा, मेन प्राकृतिक आवास होगा, वहां पे अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई, जीव जंतुओं का रहना अगर दुर्लभ हो जा रहा है, संकट आ गया, तो उस वहां पे जो उपस्थित जो जीव जंतु है, उसको मूल आवास से हटा करके दूसरा स्थान पर ले जा करके उसको हम लोग जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी को कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। अच्छा, अब अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे कि स्वस्थानीय संरक्षण के तहत क्या क्या आता है ना, ये पूछ सकता है, और बाह्य स्थानीय संरक्षण के तहत क्या क्या उदाहरण है। तो सबसे पहला सवाल कि जैव विविधता का संरक्षण कितने विधियों से? 2 विधियों से, स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण की परिभाषा आपने सुन ली। संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण। और एग्जाम्पल में क्या मैंने बताया कि अगर शेर को बचाना है, बाघ को बचाना है, तो पूरे वनों की सुरक्षा करनी होगी। जैव विविधता को बचाने के लिए पूरे विश्व में 35 हॉट स्पॉट क्षेत्र है, जिसमें हमारे भारत देश में भी इसकी संख्या 4 पाई जाती है। अब स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य, पवित्र उपवन, झील। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है? कम से कम 2-3 उदाहरण याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान इसी के तहत आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन और झील स्वस्थानीय संरक्षण के तहत शामिल होते हैं। अब है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण में जैसे बीज बैंक है, बीजों को सुरक्षित करने के लिए, बीजों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में रखा जाता है, वही हमारा बीज बैंक है। जीन बैंक, जीन क्या है भाई? तो जीन एक अनुवांशिक इकाई है जो अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शाता है। तो बीज बैंक, जीन बैंक है ना, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, ये सभी बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तब दोनों का पहले परिभाषा लिख देंगे और परिभाषा देने के बाद दोनों का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, लिखा जाएगा उत्तर।
अब यहाँ पे एक प्रश्न, अगला जो प्रश्न है उसे आप नोट करने का कार्य करेंगे। सवाल आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है या राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान वे उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वे उद्यान होते हैं जिसका उपयोग स्वस्थानीय संरक्षण के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वे उद्यान होते हैं जिसका उपयोग स्वस्थानीय संरक्षण के लिए किया जाता है। अच्छा, अगर ये राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है, ये राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय उद्यान का कोई निजी मालिक नहीं होता है। इसमें ना तो हम आवास बना सकते हैं, न तो कृषि का कार्य कर सकते हैं, न तो पशुपालन का कार्य कर सकते हैं, न तो जंगलों की कटाई कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय उद्यान में लिखना है सर, इस सभी बातों को लिखना है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है भाई। तो राष्ट्रीय उद्यान वे उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वे उद्यान होते हैं जिसका उपयोग स्वस्थानीय संरक्षण के लिए किया जाता है और इसके तहत ना तो कोई कृषि कार्य कर सकता है, वनों की कटाई नहीं कर सकता है, पशुचारण का कार्य नहीं कर सकता है, इसका कोई निजी मालिक नहीं होता है। तो होता है कौन? अर्थात राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। कौन सरकार? राज्य सरकार। तो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। कौन? सरकारी व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, सरकारी व्यक्ति इसकी देखरेख में नियुक्त रहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में अगर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो 104 है, 2018 के आंकड़ा के अनुसार 104 है। अब भारत का पहला जो नेशनल पार्क था, राष्ट्रीय उद्यान था, उसका नाम है हैली नेशनल पार्क। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि भारत का पहला नेशनल जो पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वर्तमान में हमारे भारत देश में राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो उसकी संख्या 2018 के आंकड़ा के अनुसार 104 है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। और ऑब्जेक्टिव के तौर पे अगर पहला सवाल पूछा जाएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या था, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम है हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है और इस हैली नेशनल पार्क का नाम बदल करके कर दिया गया है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट। हैली नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ऑब्जेक्टिव के तौर पे इन सभी बिंदुओं को आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने इतना जाना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं, ये जो राष्ट्रीय उद्यान में हमने कहा कि आवास वगैरह नहीं बना सकते हैं, इसका कोई निजी मालिक नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या वर्तमान में 544 है। 544 है। ये दोनों में अंतर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर क्या है? तो अभी हमने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान में कृषि कार्य, पशुपालन, पशुचारण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है? इसमें मानव अब अनुमति लेकर के, राज्य सरकार से अनुमति लेकर के पर्यटन, शिक्षा, अनुसंधान का कार्य कर सकता है, फोटोग्राफी वगैरह ले सकता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई अभ्यारण्य में आया और अभ्यारण्य में आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहा है, साथ ही साथ में पर्यटन के लिए आया है, फोटो लेना चाहता है, तो अनुमति लेकर के वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत इसमें आ सकते हैं। और अनुमति लेकर के जो पहले से इसमें व्यक्ति शामिल था वह अपना आवास भी बना सकता है। तो एक खास अंतर है कि इसमें व्यक्ति जो है आवास बना सकता है ना, अनुमति लेकर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है, पर्यटन कर सकता है। और लेकिन हाँ, याद रखिएगा सबसे खास अंतर क्या है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जितना भी पादप की प्रजाति होगा, जितना भी जीव जंतु की प्रजाति होगा, सबों का संरक्षण किया जाता है, सभी का सुरक्षा प्रदान किया जाता है। किसमें? राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में हर प्रजाति के पादप, हर प्रजाति के जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। लेकिन अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो इसमें किसी खास प्रजाति के जीवों का संरक्षण किया जाता है, किसी खास प्रजाति के एक जीवों का संरक्षण किया जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत। तो दोनों में अंतर याद हो गया होगा। अब अगला बिंदु हमारा है पवित्र उपवन, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था। पवित्र उपवन का मतलब वैसा बाग बगीचा, अर्थात कहने का मतलब वनों का वैसा भूभाग
जिसमें पेड़ पौधा और जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, जिसे पवित्र उपवन कहा जाता है। और पवित्र उपवन का एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, खेजरी वृक्ष जो कि राजस्थान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष को काटने के बाद विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि अकाल पड़ जाता है, विभिन्न प्रकार की भयंकर से भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। लोगों का आस्था है इसके प्रति, इस वृक्ष के प्रति धर्म की आस्था है। प्राचीन परंपरागत काल से लोग इसको मानते आ रहे हैं कि इस पेड़ को काटना नहीं है, एक पत्ता तक नहीं तोड़ते हैं लोग। तो पवित्र उपवन का विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है समापन होता है। इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद।